नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम गुप्त काल के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं और आशा है कि आगे भी सभी एग्जाम में आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक था। आपको गुप्त वंश का संस्थापक बताना है कौन था। घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। आपको गुप्त शासकों की दरबारी भाषा बतानी है कौन सी थी। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। संस्कृत गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। आपको भारत का नेपोलियन बताना है किसको कहते हैं। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। यह इनको इतिहासकार वी ए स्मिथ ने बोला था। इनकी निरंतर विजय को देखते हुए वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कौन था वह राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। आपको बताना है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको रट लेना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। आपको निम्न में से बताना है कौन खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वराहमिहिर। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया और इसकी परिधि का सही अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। जो फायान था ये किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फायान भारत आया था। फायान चीनी यात्री था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। आपको बताना है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। आपको निम्न में से बताना है।
अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुफा नंबर 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। जो अजंता की गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी हरिशेर, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कालिदास। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी, आपको बताना है गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय है जो, उसकी स्थापना किस काल में हुई है? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी पाल काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की है, यह आपको याद रखना है। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्र। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस प्रबंधन से संचालित होता था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी बड़ौज, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी कराम्बे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्त। उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त पतन से संचालित होता था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, आपको बताना है गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी काटसपन, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न किस काल में स्त्री की पुरुषों से बराबरी थी? आपको बताना है किस काल में स्त्री पुरुषों के बराबर थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, आपको बताना है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। जो सती प्रथा थी उसका प्रथम उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है।
भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। आपको ये भी याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? जो मंदिर निर्माण कला है उसका जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी सेंधाव काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हिंदू यवन काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आपको निम्न में से बताना है तांबे का सिक्का किसने जारी किया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी रामगुप्त ने, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामगुप्त ने। रामगुप्त ने सबसे पहले तांबे का सिक्का जारी किया था, गुप्त शासक ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? जो कुतुब मीनार के निकट एक लौह स्तंभ है उस वो वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन ए उसकी पुरावस्था के कारण, ऑप्शन बी उसकी चमक दमक के कारण, ऑप्शन सी उसकी कठोरता के कारण, ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। जो ये लौह स्तंभ है अब तक इस पर जंग नहीं लगा तो ये वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए खींच रहा है। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। आपको निम्न से बताना है विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन डी कुमारगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त और देवराज भी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस युग में हुआ? जो दशमलव प्रणाली है, जैसे 0.1 लगा देते हैं, ये दशमलव प्रणाली है, इसका आविष्कार किस युग में हुआ? ऑप्शन ए कुषाण युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी मौर्य युग में, ऑप्शन डी वर्धन युग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त युग में। आर्यभट्ट द्वारा गुप्त दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त युग में किया गया। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने खुद को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? आपको बताना है किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अपने आकृति को किया है, आकृति को अंकित करवाया है। आपको बताना है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन डी कुमारगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अपनी आकृति को अंकित करवाया है। इससे प्रतीत होता है कि वे संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपनी सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा गरुड़ को भी अंकित करवाया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रांत को कहा जाता था?
गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भुक्ति, ऑप्शन बी विषम, विषय, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भुक्ति। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। इसको भुक्ति, अग्नि और देश भी कहते थे। भुक्ति का जो प्रधान होता था वह उपाधिक कहलाता था, आपको ये याद रखना है। और जो भुक्ति होता था, भुक्ति के नीचे होता था विषय, और विषय का प्रधान क्या कहलाता था? विषयपति। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ब्याज की दर क्या थी? आपको गुप्त काल में ब्याज की दर बतानी है, क्या थी? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15%। गुप्त काल में ब्याज की दर 15% थी। 28% है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी काटसापन, ऑप्शन सी निस्क, ऑप्शन डी काकिनी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से चरक क्या थे? आपको चरक बताने हैं क्या थे। ऑप्शन ए गणितज्ञ, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी खगोल शास्त्री, ऑप्शन डी कवि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चिकित्सक। चरक चिकित्सक थे और इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। लास्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बयाना भरतपुर, ऑप्शन बी देवगढ़ झांसी, ऑप्शन सी भुमरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तिगवा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।